वन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेल बायोलॉजी का चैप्टर। सेल बायोलॉजी हम इस वीडियो में शुरू करेंगे। तो सेल बायोलॉजी होती क्या है, हम लोग उसमें किस चीज के बारे में पढ़ते हैं। तो सेल बायोलॉजी में हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं सेल के बारे में। ठीक है। सेल बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल। ठीक है। अब सेल के बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तीन चीजों के बारे में पढ़ते हैं। कि एक तो सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, सेल का स्ट्रक्चर के साथ उसका फंक्शन क्या है। हर एक सेल कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करता है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और एक चीज है उसका बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब कि उस एक सेल का दूसरे सेल के साथ कैसा बिहेवियर है, कैसे वो अपने जो सराउंडिंग्स है उसके साथ कैसे वो इंटरेक्ट करता है, वो सब हम लोग पढ़ते हैं सेल बायोलॉजी में। ठीक है। तो ये तो हो गया कि बेसिक कि हम लोग क्या पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी में पूरे में। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि सेल होता क्या है। तो बेसिकली सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब कि सेल जो है वो स्ट्रक्चर बनाता है लाइफ का, और एक वो फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। ठीक है। तो स्ट्रक्चरल का मतलब क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, या तो वो यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर या फिर मल्टी सेलुलर। ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर से लेके मल्टी सेलुलर तक, वो सब का जो मोनोमर है, ठीक है, मतलब कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो फॉर्म हुआ है बाय सेल। उनका बेसिक मोनोमर जो है वो है सेल। मतलब कि सेल से ही शुरुआत हुई है एक ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर के बनने के लिए। ठीक है। तो इसीलिए सेल को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। फिर उसके बाद आता है फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल का यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे भले ही वो सिंपलेस्ट से लेकर एडवांस तक, ठीक है, छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म से लेकर सबसे एडवांस्ड जो भी ऑर्गेनिज्म है अभी यहाँ लाइफ में, तो सब में उसके जितने भी सेल होते हैं, एवरी सेल हैज टू परफॉर्म एन एक्शन। एवरी सेल हैज टू परफॉर्म फंक्शन। अगर कोई सेल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है तो मतलब कि वो जो सेल है वो डेड है। हर एक सेल को कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करना पड़ता है, और वो जब तक फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा तब तक जो हम लोग का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो नहीं फॉर्म होगा। ठीक है, पूरा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो ये था कि सेल को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब अगर हम देखेंगे कि हम इसका मतलब वो क्या है, डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन के लिए हम लोग देखते हैं। डेफिनेशन है सेल की, स्मॉल मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड यूनिट्स फिल्ड विद अ कॉन्सेंट्रेटेड aqueous solution of chemicals and endowed with extraordinary ability to create copy of themselves। मतलब कि सेल क्या है, स्मॉल मेम्ब्रेन इनक्लोज यूनिट है। सेल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि साइज में छोटा है, और उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन से वो बंद हुआ है। और सेल के अंदर क्या क्या है, एक कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन है केमिकल्स का, जिसके अंदर और भी बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स प्रेजेंट हैं। और सेल के एक कैपेबिलिटी है कि वो अपना कॉपी बना सकता है, मतलब कि ग्रो कर सकता है और डिवाइड कर सकता है। तो ये हुआ हम लोग का सेल का डेफिनेशन। तो हम लोग अब देखेंगे कि डिस्कवरी ऑफ सेल हुई कैसे थी। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट का नाम आता है जो कि है हम लोग का रॉबर्ट हुक। ठीक है। रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने कहा था, इन्होंने क्या देखा था, सबसे पहले डेड सेल्स जो हैं, ठीक है, एक बार्क ऑफ द ट्री में इन्होंने डेड सेल्स जो हैं वो ऑब्जर्व किए थे पहली बार। ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट वन टू ऑब्जर्व डेड सेल्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन द बार्क ऑफ द ट्री। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। फिर उसके बाद आए थे हम लोग के लिवन हुक। लिवन हुक ने क्या देखा था, इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल्स देखे थे, और वो भी पॉन्ड वाटर में। पॉन्ड वाटर में इन्होंने पहली बार ऑब्जर्व किया था लिविंग सेल। हमें बस थोड़ा बहुत ही ये इनके बारे में जानना है, इन साइंटिस्ट के बारे में। हम लोग को ज्यादातर इतना क्वेश्चन आता नहीं है यहाँ से। सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि रॉबर्ट हुक कौन थे, लिवन हुक कौन थे, और इन्होंने क्या देखा था पहली बार। तो रॉबर्ट हुक ने पहली बार डेड सेल्स ऑब्जर्व किए थे बार्क ऑफ द ट्री में। लिवन हुक ने लिविंग सेल्स ऑब्जर्व किए थे पॉन्ड वाटर में। फिर उसके बाद आए थे स्क्लेडन। ये वाला इंपॉर्टेंट है। स्क्लेडन जो थे वो एक बॉटनिस्ट थे। ठीक है, बॉटनी के साइंटिस्ट थे वो। और इन्होंने सबसे पहले क्या देखा था, इन्होंने बोला था कि प्लांट जो है
ए प्लांट इज मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, प्लांट जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बने हुए हैं। प्लांट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है, इन्होंने ये देखा था और बोला था। और इसके साथ क्या बोला था इन्होंने, कि ये जो सेल्स होते हैं इनके चारों तरफ एक स्पेशल सेल वॉल भी प्रेजेंट है। कि इन जो सेल्स हैं वहां पर एक स्पेशल सेल वॉल प्रेजेंट है आउटर सरफेस पे, विद अ स्पेशल सेल वॉल। ये किसने बोला था? स्क्लेडन साइंटिस्ट ने बोला था, जो कि एक बॉटनिस्ट थे। फिर इसके बाद आए थे हम लोग के श्वान। श्वान जो थे वो एक जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट है तो मतलब कि इन्होंने प्लांट्स के बारे में तो कुछ बोला नहीं होगा, इन्होंने बोला है एनिमल्स के बारे में। इन्होंने भी यही बात बोली कि एनिमल्स में भी जो सेल्स हैं, ठीक है, एनिमल्स भी सेल से ही बने हैं। लेकिन यहाँ पर क्या मतलब कि डिफरेंस क्या है ये स्क्लेडन एंड श्वान के स्टेटमेंट में, कि श्वान बोल रहे हैं कि एनिमल्स में जो सेल्स हैं उनके चारों तरफ कोई सेल वॉल नहीं है। ठीक है, तो श्वान ने बोला कि एनिमल्स इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल but have no cell wall, but have no cell wall। ठीक है, तो हम लोग के यहाँ पर चार साइंटिस्ट है, रॉबर्ट हुक, लेवन हुक, स्लेडन एंड श्वान। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डेड सेल्स जो थे वो देखे थे इन द बार्क ऑफ ट्री, सबसे पहले उन्होंने ऑब्जर्व किया था। लेवन हुक ने क्या किया था, लिविंग सेल्स ऑब्जर्व किए थे पॉन्ड वाटर में। स्क्लेडन जो थे वो एक बॉटनिस्ट थे, जिन्होंने क्या बता स्टेटमेंट दिया था कि प्लांट जो है वो बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बना है, और वो सेल्स के चारों तरफ एक स्पेशल सेल वॉल है। फिर उसके बाद श्वान आए थे, जो कि एक जूलॉजिस्ट है। इन्होंने कहा था कि एनिमल्स इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल बट हैव नो सेल वॉल। ठीक है, तो ये तो हो गए हम लोग के चार जो साइंटिस्ट थे। फिर उसके बाद हम लोग के आते हैं स्लेडन एंड श्वान के बाद हम लोग के थे यहाँ पर रुडोल्फ वर्चाउ। ठीक है, रुडोल्फ वर्चाउ ने हम लोग को एक स्टेटमेंट दी थी, वो था ऑमनिस सेल्यूलर ए सेल्यूलर। इन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी। अब इसका इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? इस स्टेटमेंट का मतलब है कि जो भी सेल्स बने हैं, जो भी नए सेल्स बने हैं, वो जरूर कोई पहले प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनकर आए हैं। ठीक है, इन्होंने कहा था कि जो भी नए सेल्स बने हैं वो कोई प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनकर आए हैं। इस स्टेटमेंट का ये मतलब है, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। कि ऑलरेडी कोई प्रिमिटिव सेल्स या फिर कोई पहले सेल्स रहे होंगे और उन्हीं से नए सेल्स बन के आए हैं। ये बोला था रुडोल्फ वर्चाउ ने, और इसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ सेल लीनिएज। ये जो इन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी इसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ सेल लीनिएज। ठीक है, रुडोल्फ वर्चाउ के बाद हम लोग के आए थे स्टैनली मिलर। स्टैनली मिलर जो थे वो एक साइंटिस्ट थे, और इन्होंने क्या बोला था कि कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पहले से ही फॉर्म हुए होंगे। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने बोला कि कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, वो एक साथ जुड़ के उन्होंने क्या बनाया, मैक्रो मॉलिक्यूल बनाया। ठीक है, एक साथ जुड़ के उन्होंने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाए जिनको हम बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो थे वो साथ में जुड़ के उन्होंने बनाया एक प्रिमिटिव सेल। प्रिमिटिव सेल कैसे बना ना, उनके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर वो बन गया। ठीक है, तो स्टैनली मिलर ने क्या बोला कि सबसे पहले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने थे। ठीक है, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो साथ में फॉर्म करके, साथ में बाउंड करके उन्होंने बनाया मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल्स फिर उसके बाद साथ में बाउंड ज्वाइन करके उन्होंने बनाया प्रिमिटिव सेल। ठीक है, जब उनके चारों तरफ एक लेयर मतलब कि आउटर लेयर आ गई तो फिर वो बन गए सेल। ठीक है, ये स्टेटमेंट दी थी स्टैनले मिलर ने, कि सबसे पहले कुछ
हम लोग के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल हम लोग के नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये सारे हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो पहले अर्थ में एग्जिस्ट करते होंगे। फिर उसके बाद वो सब कंबाइन करके या तो एनर्जी, सनलाइट, लाइटनिंग, इन सब के थ्रू वो लोग क्या हुए, माइक्रोमोलिक्यूल्स बने। माइक्रोमोलिक्यूल्स जैसे कि आरएनए। ठीक है, फिर उसके बाद वो बन गए हम लोग के प्रिमिटिव सेल। ठीक है, जब उनका एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर आ गया। तो ये था हम लोग का डिस्कवरी ऑफ सेल। ये 6 साइंटिस्ट थे। फिर उसके बाद अभी हम लोग देखेंगे कि सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेल थ्योरी में हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं कि जो स्लेडन एंड श्वान जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, स्लेडन मैंने जैसे बताया कि एक बॉटनिस्ट थे और श्वान जो थे वो एक जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दी थी सेल के लिए। इन्होंने क्या बोला फर्स्ट, कि एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स, कि जो भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो या तो सेल के वजह से बना है या सेल के प्रोडक्ट्स के वजह से ही बना है। उनका जो बेसिक मोनोमर है वो सेल ही है। फिर सेकेंड स्टेटमेंट उन्होंने क्या दी थी, सेल हैज हेरिडिटरी मटेरियल। सेल हैज हेरिडिटरी मटेरियल मतलब कि हमें पता है सेल का, अगर आप लोग को स्ट्रक्चर पहले से पता होगा कि इस अगर सेल है तो उसके सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो ये जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं डीएनए। ठीक है, तो डीएनए जो होता है उसको हम बोलते हैं हेरिडिटरी मटेरियल। मतलब कि जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, ठीक है, या फिर जो न्यू वंस में जो कैरेक्टरिस्टिक्स जाते हैं वो इस हेरिडिटरी मटेरियल से ही जाते हैं। क्योंकि ये जो न्यूक्लियस में जो ये डीएनए प्रेजेंट होता है, ये कुछ ट्रांसफर होता है, कुछ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है न्यू वंस में या फिर न्यू ऑफस्प्रिंग्स में। तो इसलिए बोला जाता है कि सेल हैज हेरिडिटरी मटेरियल। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट इन्होंने बोला कि सेल और हैज ऑर्गेनल्स लाइक न्यूक्लियस। जैसे मैंने बोला कि सेल के अंदर एक सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर क्रोमैटिन, क्रोमोसोम, हम लोग का डीएनए होता है। और फिर उसके बाद उसके सेल के अंदर और भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, जैसे कि ईआर हो गया, गोल्गी एपरेटस हो गया, एंड ये राइबोसोम्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ऐसे करके बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है कि सेल परफॉर्म्स बेसिक मेटाबॉलिज्म। सेल जो है वो कुछ फंक्शंस परफॉर्म करता है तभी जाकर, हमने जैसे पहले सेल का डेफिनेशन में पढ़ा कि सेल जो है वो ग्रो कर पाता है और अपने आप को डिवाइड कर पाता है। तो उसके लिए उसको कुछ ना कुछ मेटाबॉलिज्म तो करनी पड़ेगी, कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने ही पड़ेंगे। फिफ्थ स्टेटमेंट क्या बोलता है, न्यू सेल्स आर सिंथेसाइज्ड डी नोवो ए बायोटिकली। मतलब कि न्यू सेल्स जो हैं वो कोई प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बने हैं। ठीक है, जो मतलब कि रुडोल्फ बर्चाउ ने जो बोला था, इन्होंने भी वही बोला कि न्यू सेल्स जो हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बने हैं। सिक्स पॉइंट क्या है कि सेल हैज प्रोटोप्लाज्म। सेल हैज प्रोटोप्लाज्म मतलब कि जैसे कि मैंने बताया था डेफिनेशन के टाइम पर कि सेल में एक कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन प्रेजेंट है। ठीक है, तो उस कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन को बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये है हम लोगों का सेल थ्योरी। फिर उसके बाद अभी हम लोग देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। ये हो गया सेल के बारे में हमें जितना भी जानना था। फिर उसके बाद अभी दो टाइप के सेल होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता है यूकैरियोटिक सेल। सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल को देखेंगे। ठीक है, प्रो का मतलब क्या होता है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रो मीन्स प्रिमिटिव। और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है और उनमें कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, मतलब कि प्रिमिटिव स्टेज पे जो न्यूक्लियस होता है, उन सारे सेल्स को बोला जाता है प्रोकैरियोटिक सेल। मतलब और इसमें क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, मतलब कि कुछ एडवांस्ड सेल ऑर्गेनल्स हमें इसमें नहीं दिखाई देते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हमने क्या देखा कि एक तो ऑर्गेनिज्म जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, ऑर्गेनिज्म दैट हैव primitive nucleus, primitive nucleus without any well defined nucleus। मतलब कि कोई वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन नहीं होता है न्यूक्लियस का। ठीक है, ये इसके बोलने का मतलब ये है, इस स्टेटमेंट का मतलब। फिर उसके बाद और एक चीज होती है प्रोकैरियोटिक सेल में कि इसमें सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स का जो प्रेजेंस होता है वो इतना नहीं दिखाई देता है। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो हम लोग को यूकैरियोटिक में दिखाई देते हैं।
ठीक है। फिर उसके बाद और एक चीज, प्रोकैरियोटिक सेल हमें किस किस में दिखाई देता है? एक होता है आर्चे बैक्टीरिया। आर्चे बैक्टीरिया में हम लोग को प्रोकैरियोटिक सेल दिखाई देता है। और एक है बैक्टीरिया। ये सारे जितने भी हम लोग के जो यूनिसेलुलर या फिर प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स जो होता है ना, उसमें सारे वो प्रोकैरियोटिक सेल से ही बने होते हैं। माइकोप्लाज्मा। फिर उसके बाद आता है पीपीएलओज। पीपीएलओज का मतलब होता है प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, पीपीएलओज का फुल फॉर्म होता है प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो मतलब कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस जिसमें प्रेजेंट होता है जिस ऑर्गेनिज्म में, उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। और सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। और एग्जाम्पल्स क्या है ऑर्गेनिजम्स में जो जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल होता है? एक होता है आर्चे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओस, मतलब कि प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फिर उसके बाद अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग फिर अब देखेंगे कि स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर जो हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले हम लोग आउटर लेयर से शुरू करेंगे। तो आउटर लेयर से जब हम लोग शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग का आता है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? ग्लाइको का मतलब होता है शुगर। ये जो ग्लाइको है इसका मतलब होता है शुगर। और जो कैलिक्स होता है उसका मतलब होता है कोट। मतलब कि एक कोटिंग होती है, ठीक है ना? प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है उसके बाहर की एक कोटिंग होती है जो कि पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है या फिर शुगर की बनी होती है। ठीक है, तो ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल की आउटर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, ये होता है ग्लाइकोकैलिक्स। अब ग्लाइकोकैलिक्स के भी टू फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, इसके कौन से टू फॉर्म्स होते हैं? एक होता है स्लाइम लेयर और एक होता है कैप्सूल। स्लाइम लेयर क्या होता है? स्लाइम लेयर जो होता है वो लूजली पैक्ड होता है। ठीक है, लूजली पैक्ड। फर्स्ट पॉइंट ये है कि ये लूजली पैक्ड होता है। सेकंड ये है कि ये एक म्यूसिलेजिनस लेयर होता है। म्यूसिलेजिनस लेयर। ठीक है, और ये क्या करता है? इसका फंक्शन क्या है? प्रिवेंट डेसिकेशन। डेसिकेशन का मतलब होता है कि ड्राई मीन्स ड्राइंग आउट। ठीक है, जो वो सूख जाता है सेल को, उससे ये बचाता है। प्रिवेंट डेसिकेशन। ठीक है, ये है स्लाइम लेयर जो कि ग्लाइकोकैलिक्स का एक फॉर्म है। फिर उसके बाद आता है कैप्सूल। ठीक है, कैप्सूल क्या है? हार्ड एंड रिजिड है। ये ऑपोजिट है पूरा स्लाइम लेयर का, हार्ड एंड रिजिड। ठीक है, फिर उसके बाद आता है टाइटली पैक्ड। हमने पढ़ा था कि स्लाइम लेयर जो होता है वो लूजली होता है और कैप्सूल जो होता है वो टाइटली पैक्ड होता है। ठीक है, और इसमें ये जो होता है ये इसका फंक्शन है कि ये प्रिवेंट फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस। ठीक है, फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है एनगल्फिंग। ठीक है, और ये क्या क्या करता है? प्रिवेंट फाइकोसाइटोसिस बाय होस्ट इम्यून सेल्स। कि जो होस्ट के जो इम्यून सेल्स होते हैं वो ताकि फाइकोसाइटोसिस ना करे तो उससे ये बचाता है। ठीक है, तो ये तो एक विरुलेंस फैक्टर हो गया ना। ये क्या होता है कि ये डिजीज कॉज करता है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अब कोई जर्म्स वगैरह आ गए हैं या फिर कोई मतलब कि एंटीजन वगैरह मीन्स बाहर से कोई फॉरेन सब्सटेंस जो है वो आ गया है, तो सेल क्या करेगा कि वो अपने आप को बचाने के लिए फैगोसाइटोसिस कराएगा, एनगल्फिंग कराएगा। लेकिन ये कैप्सूल जो होता है वो क्या करता है कि वो ये करने से रोक देता है सेल को। ठीक है, जो इम्यून सेल्स होते हैं उनको रोक देता है, प्रिवेंट कर देता है फैगोसाइटोसिस। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये जो है ये डिजीज कॉजिंग है, या फिर हम इसको और एक नाम देते हैं वो है विरुलेंस फैक्टर। ठीक है, ये था हम लोग का ग्लाइकोकैलिक्स। अब ग्लाइकोकैलिक्स से थोड़ा हम अगर अंदर आएंगे, ठीक है, तो सेकंड होता है हम लोग का सेल वॉल। सेल वॉल, सेल वॉल का हम लोग को बेसिकली हमें ये जानना है कि सेल वॉल किससे बना है? मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइन, कि जो प्रोकैरियोटिक सेल की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है।
इसका फंक्शन क्या होता है? प्रिवेंट ऑस्मोटिक लाइसिस। मतलब कि सेल को बचाता है लाइसिस होने से। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। ठीक है, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, सेल का फट जाना। तो फिर वो सेल वॉल क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करके रखता है कि ऑस्मोसिस की वजह से अगर ज्यादा कॉन्सेंट अंदर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो गया है तो फिर वो लाइसिस ना कर जाए सेल, उसको उससे ही बचाता है। ठीक है, ये था सेल वॉल। फिर सेल वॉल से अगर हम अंदर देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि आता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन क्या है? इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये इन सबसे बनता है। मेड अप ऑफ प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ये है इसका, ये स्ट्रक्चर जो है सेल मेम्ब्रेन का वो इससे बनता है। फिर उसके बाद सेल मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सिलेक्टिवली बैरियर है ये। सिलेक्टिवली बैरियर की तरह ये एक्ट करता है सेल का। सिलेक्टिवली बैरियर का मतलब होता है कि ये ट्रांसपोर्ट, मतलब कि सेल के अंदर जाना और बाहर जाना, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर, जो भी सब्सटेंसेस का, मिनरल्स का, वाटर का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो ये कंट्रोल करके रखता है। ये सिर्फ कुछ ही मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर आने देता है और कुछ ही मॉलिक्यूल्स को बाहर जाने देता है। तो इसलिए हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन इज द सिलेक्टिव बैरियर। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के बाद आता है हम लोग का साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? जेल लाइक सब्सटेंस, जेल लाइक सब्सटेंस, ये एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं फ्लूइड प्रेजेंट इन द सेल। जो हमने पढ़ा था सेल के डेफिनेशन में कि इसके अंदर एक एक्वस सॉल्यूशन होता है, तो वो होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये होता है साइटोप्लाज्म। फिर उसके बाद आता है हम लोग का न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड जो होता है वो साइटोप्लाज्म का ही एक पार्ट होता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। अब जैसे कि मैंने बोला था कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है उसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, तो वो जो प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, तो न्यूक्लियोइड क्या है? पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म हैविंग जेनेटिक मटेरियल, हैविंग जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, इस पार्ट में जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब कि क्रोमोसोम होता है। ठीक है, क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, और वो भी कैसा क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है? सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम, सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है कि क्रोमोसोम क्या होता है, सिंगल सर्कुलर क्या होता है, वो हम लोग जेनेटिक्स वाले पार्ट में पढ़ेंगे। तो साइटो अगर ये जैसे कि साइटोप्लाज्म है तो उसमें एक न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है जिसमें ये जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। और ये वाला जहां पर ये प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये था हम लोग का न्यूक्लियर तक। फिर उसके बाद हम लोग का आता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो है वो होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए हमने पढ़ा था कि क्रोमोसोम जो मतलब कि जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, वो हम लोग का कहाँ प्रेजेंट होता है? हम लोग का प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोइड में। ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो जेनेटिक मटेरियल जो प्रेजेंट है न्यूक्लियोइड में, उसके अलावा अगर कहीं क्रोमोसोम और प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है, तो फिर उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, मतलब कि अदर देन मेन क्रोमोसोम। ठीक है, ये हम लोग को कहाँ देखने को मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में हमें देखने को मिलता है। ये हो गया प्लास्मिड। फिर उसके बाद आता है हम लोग का राइबोसोम। राइबोसोम जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि 70s स्ट्रक्चर होता है। एस मतलब कि स्वेडबर्ग यूनिट। ठीक है, और ये कैसे फॉर्म हुआ है? दो यूनिट से फॉर्म हुआ है, 50s सब यूनिट एंड 30s सब यूनिट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम्स को हम लोग बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है इसीलिए। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, और ये एक राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन है।
राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन ऑफ सेल। ठीक है, बस इतना ही जानना है हमें राइबोसोम्स के बारे में। फिर उसके बाद आता है मेसोसोम्स। ठीक है, मेसोसोम्स क्या होता है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फोल्डिंग्स हमें दिखाई देती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हम लोग का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हम लोग का सेल वॉल है। ठीक है, तो जो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें ऐसे हमें फोल्डिंग्स दिखाई देती हैं, ऐसे। ठीक है, तो ये जो फोल्डिंग्स होती है ना वो हम बोलते हैं उनको मेसोसोम्स। ठीक है, तो जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोई भी फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है तो हम उसे बोलते हैं मेसोसोम्स। और इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन होता है कि ये सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल का सरफेस एरिया होता है वो इंक्रीज करते हैं। ये इनका फंक्शन है। तो व्हाट आर मेसोसोम्स? फोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये इनका फंक्शन है कि ये इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया। इंक्रीज सरफेस एरिया, और सपोर्ट डीएनए रेप्लिकेशन। ये डीएनए का जब रेप्लिकेशन होता है तो उसमें भी ये सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग का और तीन चीजें हैं। ठीक है, एक है फ्लैजेला, दूसरा है पिलाई या फिर पिलस भी बोलते हैं लोग, और एक है हम लोग का थर्ड फिम्ब्रे। ठीक है, तो अब ये तीन चीजें क्या होती हैं? फ्लैजेला होता है लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर। ठीक है, लंबे फिलामेंट की तरह जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम बोलते हैं फ्लैजेला, लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर। ठीक है, पीली क्या होता है? स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हेयर की तरह पतले से जो स्ट्रक्चर्स होते हैं छोटे छोटे से, उसको हम बोलते हैं पिलाई। ठीक है, ये हो गया पिलाई और फ्लैजेला। फिर उसके बाद आया फिम्ब्रे। फिम्ब्रे जो होता है ये सेम ही होता है पिलाई की तरह, सेम एज पिलाई। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो पिलाई की तरह ही होता है। अब इसका फंक्शन क्या है कि फ्लैजेला जो होता है वो लोकोमोशन कराता है। लोकोमोशन मतलब सेल की मूवमेंट कराता है। ठीक है, सेल को अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वो फ्लैजेला के थ्रू जाता है। पिलाय क्या कराता है? वो कॉन्जुगेशन कराता है। पिलाय कराता है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है कि ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मिड फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर। प्लाज्मिड जो हम लोग का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, वो जब एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जाना होता है तो वो पिलाय के थ्रू जाता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। फिम्ब्रे क्या करता है? एडहेशन टू सरफेस। एडहेशन टू सरफेस मतलब कि अटैचमेंट टू सरफेस, किसी कोई भी सरफेस के साथ कोई भी अटैचमेंट करना हो तो वो फिम्ब्रे कराता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का ये खत्म हुआ कि प्रोकैरियोटिक सेल और उसके सारे जो भी पार्ट स्ट्रक्चर एंड ऑल होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो होगा हम लोग का यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल जो होता है वो डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल। तो जो हमारा यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है, उसको उसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कि यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक में जो यू होता है उसका मतलब होता है कि ट्रू। ठीक है, कैरियोटिक का जैसे हमने पहले देखा था उसका मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो ट्रू न्यूक्लियस वाला जो सेल होता है उसको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। वो ऑर्गेनिजम्स जिसके ट्रू न्यूक्लियस होते हैं एंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल हमें कहाँ पे दिखता है? वो ऑर्गेनिजम्स हैविंग ट्रू न्यूक्लियस एंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ठीक है, ये था कि यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। और एक बात हम लोग पढ़ते हैं इसमें कि इसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। हमने प्रोकैरियोटिक में पढ़ा था कि उसमें सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो यूकैरियोटिक सेल में सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद हमें यूकैरियोटिक सेल किसमें देखने को मिलता है? एक होता है प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट के बाद आता है फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स। ये सब में हमें यूकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं।
ठीक है, अब हम लोग जाएंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इसका सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल जो होता है वो सारे यूकेरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। और प्लांट्स में जो सेल वॉल प्रेजेंट होता है वो किसका बना होता है? मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ये इंपॉर्टेंट है कि जो सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है? सेल्यूलोज हो सकता है, हेमी सेल्यूलोज हो सकता है, और एक है हम लोग का पेक्टिन। ठीक है, जो एलजी होता है, ठीक है, उसमें जो सेल वॉल होता है दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। ठीक है, और जो फंजाई होता है उसमें जो सेल वॉल होता है दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ये तीन चीज जानना। सेल वॉल के बाद हम लोग पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एज यूजुअल जैसे हमने प्रोकैरियोट में देखा था कि ये सिलेक्टिव बैरियर है। ठीक है, ये है सिलेक्टिव बैरियर। और ये किसका बना है? मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ठीक है, और इसका फंक्शन ये है कि सिलेक्टिव बैरियर करता है, या फिर हम बोल सकते हैं साइटोप्लाज्मिक बैरियर। ठीक है, तो साइटोप्लाज्मिक बैरियर जब बोल ही रहे हैं तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म वही होता है जैसे हमने प्रोकैरियोट में देखा था कि ये जेल लाइक सब्सटेंस या फिर फ्लूइड सब्सटेंस जो प्रेजेंट होता है उसको हम वो लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म और साइटोसोल इनमें क्या डिफरेंस है। तो उसका अगर हम डिफरेंस देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि साइटोसोल क्या होता है। साइटोसोल जो होता है वो होता है लिक्विड पार्ट। ठीक है, जितना भी लिक्विड पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट मतलब कि एंजाइम्स प्रेजेंट है और कुछ केमिकल्स प्रेजेंट है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं साइटोसोल। ठीक है, साइटोसोल जब सेल ऑर्गेनल्स के साथ होता है, जब हम इस सेल ऑर्गेनल्स के साथ बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म को जब हम उसके सेल मेम्ब्रेन के साथ बात करते हैं तो हम उसको फिर बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। तो ये है डिफरेंस बिटवीन साइटोसोल, साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म। साइटोसोल जो होता है वो होता है लिक्विड पार्ट। उस लिक्विड पार्ट में क्या होता है? जनरली केमिकल्स, एंजाइम्स, और होता है हम लोग का ये केमिकल्स एंड एंजाइम्स। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हम लोग का नेक्स्ट कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। अगर हम बात करेंगे कि साइटोसोल, ठीक है, साइटोसोल अगर हम लोग सेल ऑर्गेनल्स के साथ बात करते हैं तो वो होता है हम लोग का साइटोप्लाज्म। ठीक है, फिर साइटोप्लाज्म को अगर हम लोग बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन के साथ, सो दैट इज आवर प्रोटोप्लाज्म। फिर उसके बाद आया अभी हम लोग का न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस जो होता है उसको हम ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं क्योंकि ये सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। और एक हम बोलते हैं इसको स्टोर हाउस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। स्टोर हाउस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, अभी हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो स्ट्रक्चर जब हम इसका देखते हैं तो ये वाला पोर्शन ऐसे बनेगा। ठीक है, ये है आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन। तो फिर ये वाला है हम लोग का इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पर ये जो मैंने बनाया है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर।
ठीक है। यहाँ पर ये जो जेल लाइक सब्सटेंस बोल सकते हैं हम लोग, जो प्रेजेंट रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, मतलब कि लिक्विड पार्ट जिसमें केमिकल्स एंड एंजाइम्स प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है। फिर उसके बाद एक नेटवर्क ऑफ प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है यहाँ पर। नेटवर्क ऑफ प्रोटीन यहाँ पर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर लैमिन। न्यूक्लियर लैमिन। ठीक है, ये होता है नेटवर्क ऑफ प्रोटीन इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। इसी न्यूक्लियर लैमिन में प्रेजेंट होता है हम लोगों का जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल क्या है हम लोग का? लीनियर क्रोमोसोम। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है। फिर उसके बाद इसी के साथ हम लोग का होता है यहाँ पर न्यूक्लियोलस। ठीक है, यहाँ पर ये पूरा डार्क स्टेन्ड का न्यूक्लियोलस होता है। यहाँ पर क्या होता है? डार्क स्टेन मतलब कि आरएनए सिंथेसिस होता है यहाँ पर। ठीक है, ये है हम लोग का न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये डार्क स्टेन्ड होता है और यहाँ पर आरआरएनए सिंथेसिस होता है और यहाँ पे राइबोसोम की असेंबली होती है। ठीक है, अब ये आरएनए सिंथेसिस, राइबोसोम असेंबली, ये हम लोग अपने नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग अगर बाहर की तरफ से देखेंगे तो आउटर मेम्ब्रेन होता है, फिर उसके बाद अंदर उसके होता है इनर मेम्ब्रेन, फिर यहाँ पर होता है हम लोग का न्यूक्लियर पोर। ठीक है, न्यूक्लियर पोर के बाद होता है हम लोग का यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म, जेल सब्सटेंस जिसमें एंजाइम्स एंड केमिकल्स प्रेजेंट है। उसी में नेटवर्क ऑफ प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर लैमिन। और फिर उसके बाद उस न्यूक्लियर लैमिन के अंदर होता है हम लोग का जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, इसी के अलावा एक न्यूक्लियोलस होता है जो कि डार्क स्टेन्ड होता है और उस वहां पर आरआरएनए की सिंथेसिस होती है। ठीक है। और एक चीज यहाँ पर कि इंपॉर्टेंट है कि ये डबल डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। ठीक है, तो ये है हम लोग का स्ट्रक्चर न्यूक्लियस न्यूक्लियस का। ठीक है। और एक बात हम लोग बोलते हैं कि न्यूक्लियर एनवलप क्या होता है और एक पेरी न्यूक्लियर स्पेस क्या होता है। न्यूक्लियर एनवलप का मतलब होता है कि आउटर मेम्ब्रेन जब हम ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप मतलब कि आउटर मेम्ब्रेन प्लस इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवलप। और एक चीज होता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी न्यूक्लियर स्पेस का मतलब होता है द स्पेस बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। यहाँ पर ये जो स्पेस है आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन के बीच में, इसको हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, ये दो चीज एडिशनल है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस एंड न्यूक्लियर एनवलप। ये हो गया न्यूक्लियस। फिर उसके बाद हम लोग अभी जाएंगे, हम लोग का आता है नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। ठीक है, और ये इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं हम लोग। पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर होता है हम लोग का एटीपी सिंथेसिस। पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज एटीपी सिंथेसिस हैपेंस हियर। ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन यहाँ पर होता है तो इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे यहाँ पर, तो ये है हम लोग का आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आ गया आउटर मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद आता है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में फोल्डिंग्स प्रेजेंट है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन में फोल्डिंग्स प्रेजेंट है। और फिर उसके बाद अंदर प्रेजेंट होते हैं कुछ राइबोसोम्स। और क्या प्रेजेंट होता है हम लोग का? मैट्रिक्स। यहाँ पर ये वाला जो खाली पोर्शन है उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स के ऊपर ये प्रेजेंट होता है हम लोग का। मैट्रिक्स के ऊपर अंदर क्या प्रेजेंट होता है? राइबोसोम्स होता है और होते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर।
तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, और इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि एनर्जी प्रोडक्शन इधर होता है, या फिर आप बोल सकते हैं एटीपी का सिंथेसिस होता है यहाँ पर। न्यूक्लियस क्या है? स्टोर हाउस ऑफ जेनेटिक मटेरियल है। ये भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, और इसको हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, क्योंकि ये सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया, और हमने इसका स्ट्रक्चर भी देख लिया है। फिर उसके बाद आता है हम लोग का अभी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, और इसको किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। किचन ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर होता है फोटोसिंथेसिस। किचन ऑफ द सेल, क्योंकि यहाँ पर होता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो अगर अभी हम इसका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे, तो ये है हम लोग का आउटर मेम्ब्रेन, ये है इसका इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन, क्योंकि जैसे हमने बोला कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, तो इसके दो मेम्ब्रेन होते हैं, आउटर एंड इनर। इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं थाइलाकॉइड। ये ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर ये एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए होते हैं ये स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर हम सिंगल एक की बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं थाइलाकॉइड, अगर हम सिंगल की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम इस पूरे स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्राना। ठीक है, इस होल पूरे स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम बोलते हैं ग्राना। और जब हम एक सिंगल सैटेलाइट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं थाइलाकॉइड। ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये एक दूसरे से होते हैं कनेक्टेड। ठीक है, और ये जो कनेक्टेड होते हैं उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा लैमिला। स्ट्रोमा लैमिला या फिर स्ट्रोमा भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, ये है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। फिर उसके बाद हम लोग अब देखेंगे, क्लोरोप्लास्ट के बाद आता है हम लोगों का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं ईआर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसको हम बोलते हैं नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ये होता है नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स, नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स। ठीक है, ईआर जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है आर ई आर, मतलब कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम एसईआर भी बोलते हैं। ठीक है, आर ई आर होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एस ई आर होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर हम इसका अभी स्ट्रक्चर देखेंगे, तो जैसे कि ये है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस का है ये मेम्ब्रेन है। पूरा न्यूक्लियस नहीं बना रही हूँ, यहाँ पर हम लोग को सिर्फ ईआर का स्ट्रक्चर देखना है। ठीक है, कि ईआर कैसे प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो ऐसे होता है। ठीक है, ये है हम लोग का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहाँ पर ये क्या होता है, इसमें कोई राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। नो राइबोसोम। ठीक है, इसके मेम्ब्रेन में कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। और एक इसका फंक्शन क्या है? लिपिड सिंथेसिस करना, लिपिड का फॉर्मेशन या फिर सिंथेसाइज करना। वो कहाँ पर होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। ठीक है, और ये क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन। ये है इसके फंक्शन, डिटॉक्सिफिकेशन कराना, और एक है लिपिड का सिंथेसिस कराना। किसका फंक्शन है ये? एसईआर, मतलब कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। और एक बात यहाँ पर, जो हम लोग का ये होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो होता है कनेक्टेड। ठीक है, कैसे कनेक्टेड होता है अभी हम वो देखें। यहाँ पर जैसे कि ये है हम लोग का इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन के साथ जो होता है वो होता है कनेक्टेड। ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन के साथ ऐसे कनेक्टेड होता है। ठीक है, ये है हम लोग का रफ एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम। और यहाँ पर हम लोग को राइबोसोम्स देखने को मिलता है यहाँ पर कुछ। ये जो छोटे छोटे से डॉट्स होते हैं इसको हम बोलते हैं राइबोसोम्स। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक में राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए इसको इसका नाम भी इसीलिए ऐसा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिकॉज राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब कि राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। अब इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये कंटिन्यूअस होता है पूरा आउटर मेम्ब्रेन से, न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से ये पूरा कंटिन्यूअस होता है। इसका मेन फंक्शन ये है कि ये कराता है प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, जैसे कि हमने बोला कि राइबोसोम्स जो होते हैं उनका फंक्शन क्या है, कि प्रोटीन सिंथेसिस कराना। तो राइबोसोम्स जो होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी प्रेजेंट होता है, तो वहां पर भी प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो ये स्ट्रक्चर है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, और है हम लोग का ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये हो गया हम लोग का क्लोरोप्लास्ट, और हो गया हम लोग का ईआर। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हम लोग गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी जो होता है उसको हम बोलते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। गोल्जी बॉडी, इसको हम बोलते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर होता है प्रोटीन सॉर्टिंग होता है, प्रोटीन मॉडिफिकेशन होता है, प्रोटीन पैकेजिंग होता है, और प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, ये गोल्जी बॉडी जो होता है उसके ना कुछ पार्ट्स हैं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, तो इसके तीन पार्ट होते हैं, एक होता है सिस गोल्जी, मीडियल गोल्जी, और एक होता है ट्रांस गोल्जी। यहाँ पर मैं इसका स्ट्रक्चर बना रही हूँ। ठीक है, ये जो मैंने बनाया है ये है मीडियल गोल्जी। मीडियल गोल्जी। ठीक है, मीडियल गोल्जी जो है वहां पर क्या होता है, प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता है। प्रोटीन मॉडिफिकेशन। ठीक है, प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता है मीडियल गोल्जी में। फिर उसके बाद अगर हम ऊपर जाकर देखेंगे, ऊपर की तरफ अगर जाकर देखेंगे तो हम लोग को मिलता है यहाँ पर सिस गोल्जी। सिस गोल्जी का स्ट्रक्चर होता है ऐसे। ठीक है, ये है हम लोग का सिस गोल्जी। सिस गोल्जी का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, कि यहाँ पर इसको हम, ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, इसका कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स। और ये क्या करता है, रिसीव प्रोटीन फ्रॉम ईआर। ठीक है, ईआर में जब प्रोटीन सिंथेसिस हो जाता है तो वो सबसे पहले सिस गोल्जी में आता है। ठीक है, फिर उसके बाद मीडियल गोल्जी में जाता है। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे अब नीचे का पार्ट जो कि होता है हम लोग का ट्रांस गोल्जी। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं ट्रांस गोल्जी। ठीक है, ट्रांस गोल्जी जो होता है वो होता है मैच्योरिंग फेज, ये मतलब कि ट्रांस फेज भी हम इसको बोल सकते हैं, कॉनकेव है ये। और यहाँ पर होता है प्रोटीन सॉर्टिंग। प्रोटीन सॉर्टिंग, जितने भी ये स्ट्रक्चर्स हम लोग पढ़ रहे हैं ना, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का, इसमें मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है उसमें ये है कि उसमें कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं, और उन सेल ऑर्गेनल्स का फंक्शन क्या है। ठीक है, वही सब इंपॉर्टेंट होता है और हम वही सब पढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पर पढ़ लिया सिस गोल्जी, मीडियल गोल्जी, ट्रांस गोल्जी, जो कि गोल्जी बॉडी के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इसका गोल्जी बॉडी का सिर्फ इतना ही बोला जाता है कि गोल्जी बॉडी एक पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल है, और इसमें क्या होता है, प्रोटीन मॉडिफिकेशन होता है, प्रोटीन सॉर्टिंग होता है, प्रोटीन पैकेजिंग होता है। और इसके तीन पार्ट होते हैं, सिस गोल्जी जिसमें सबसे पहले वो प्रोटीन रिसीव करता है, फिर उसके बाद वो मीडियल गोल्जी में जाके प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता है, फिर ट्रांस गोल्जी में आकर प्रोटीन सॉर्टिंग या फिर प्रोटीन का पैकेजिंग होता है। ठीक है, ये हो गया गोल्जी बॉडी। फिर उसके बाद अभी हम देखेंगे हम लोग का है लाइसोसोम। लाइसोसोम, सबको पता है कि लाइसोसोम को हम बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, इसको ऐसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, जो भी फंक्शन फॉरेन सब्सटेंसेस या फिर नॉन फंक्शनल पार्ट होता है सेल का, उसको डिग्रेड कर देता है। ठीक है, डिग्रेड कैसे करेगा, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑटोफैगी। ठीक है, ये जो डिग्रेडेशन प्रोसेस ये करता है उसको हम बोलते हैं ऑटोफैगी, कि कोई भी फॉरेन सब्सटेंस आता है या फिर नॉन फंक्शनल पार्ट है सेल का जो कि काम नहीं कर रहा है, जिसका कोई
ऐसा कुछ एज सच कोई फंक्शन नहीं है, तो वो डिग्रेड हो जाएगा। तो वो कैसे करेगा, लाइसोसोम करता है बाय ऑटोफैगी। ऑटोफैगी मतलब सेल्फ डाइजेशन ऑफ सेल। सेल जो है वो अपने आप डिग्रेड कर जाती है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है वैक्यूल। वैक्यूल जो होता है वो एक लार्ज सेंट्रल ऑर्गेनल है। लार्ज सेंट्रल ऑर्गेनल। और ये क्या होता है बेसिकली, ये क्या करता है ना, स्टोरेज करता है। ठीक है, स्टोरेज का काम करता है, स्टोर आयंस, वाटर एंड वेस्ट। ठीक है, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह होता है और वाटर वगैरह आयंस वगैरह वो सब इसमें स्टोर होके रहता है। ठीक है, इसको इसका जो मेम्ब्रेन होता है उसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। मेम्ब्रेन इज नोन एज टोनोप्लास्ट। ठीक है, ये हो गया वैक्यूल। फिर उसके बाद आता है माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज में हम दो चीज के बारे में पढ़ते हैं। एक है हम लोग का ग्लाइऑक्सीजोम्स और एक होता है परऑक्सीजोम। परऑक्सीजोम जो होता है, परऑक्सीजोम, ठीक है, इसका मेन फंक्शन होता है कि ये करता है ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन ऑफ फैटी एसिड्स एंड लिपिड्स, या फिर हम बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस। रिमूवल ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस। ठीक है, वो कौन कौन करता है, परऑक्सीजोम करता है। ग्लाइऑक्सीजोम क्या है, ग्लाइऑक्सीजोम्स क्या करता है, ये स्पेशल फॉर्म होता है पेरोक्सिसोम का, और ये कन्वर्ट करता है फैट्स टू कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एनर्जीज। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या है, कन्वर्ट्स फैट्स टू कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ये क्या, ग्लाइऑक्सीजोम क्या करता है, ये फैट्स को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करता है फॉर एनर्जी पर्पसेस। ठीक है, ये हो गया माइक्रो बॉडीज। फिर उसके बाद आता है हम लोग का प्लास्टिड। प्लास्टिड जो होता है उसमें बेसिकली सिर्फ स्टोरेज ही का ही पर्पस है उसका। ठीक है, स्टोरेज का पर्पस होता है। और प्लास्टिड जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। प्लास्टिड जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है कलर्ड और एक होता है कलरलेस। कलर्ड प्लास्टिड होता है और कलरलेस प्लास्टिड भी होता है। कलर्ड प्लास्टिड जो होता है उसको हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, और जो कलरलेस होता है उसको हम बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है ग्रीन, ग्रीन पिगमेंट होता है, और एक होता है रेड। ठीक है, रेड पिगमेंट जो देता है उसको हम बोलते हैं जैंथोफिल। और जो ग्रीन पिगमेंट देता है वो हम सबको पता है, उसका नाम है क्लोरोफिल। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट जो होता है उसमें हमें तीन टाइप्स देखने को मिलते हैं। एक होता है एमाइलोप्लास्ट, फिर उसके बाद आता है हम लोग का एल्यूरोप्लास्ट, फिर उसके बाद आता है हम लोग का इलियोप्लास्ट। ठीक है, अब इसका हम फंक्शन देखते हैं। एमाइलोप्लास्ट में क्या स्टोर होके रखता है, स्टार्च। ठीक है, अमाइलोप्लास्ट में स्टार्च स्टोरेज होके रखता है, एल्यूरोप्लास्ट में प्रोटीन का स्टोर होता है, और इलियोप्लास्ट में होता है फैट्स एंड ऑयल्स। ठीक है, जो मतलब कि कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं वो कलरलेस पिगमेंट में कि कोई पिगमेंट नहीं देते हैं, तो उनको हम बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। और तीन टाइप के ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, एक अमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट जो होता है उसमें स्टार्च स्टोर होकर रहता है, एल्यूरोप्लास्ट में होता है प्रोटीन स्टोरेज, इलियोप्लास्ट में होता है फैट्स एंड ऑयल का स्टोरेज। और जो कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट दो टाइप के पिगमेंट देता है, एक है ग्रीन और एक है रेड। ग्रीन जो पिगमेंट देता है उसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल, और जो रेड देता है उसको हम बोलते हैं जैंथोफिल। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट है हम लोगों का राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम जो होता है वो 80S होता है। एस मैंने बताया था पहले भी कि स्वेडबर्ग यूनिट होता है। इसका दो सब यूनिट होता है, लार्जर सब यूनिट जो है वो 60S का है, और जो स्मॉलर सब यूनिट है वो है 40S का। और एज यूजुअल ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है।
ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हम लोग का स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल जो है वो यहाँ पर खत्म हुआ। तो हम लोग का बेसिकली हमने जो है हमने प्रोकैरियोटिक सेल भी देख लिया है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल। और फिर उसके बाद होता है हम लोग क्या क्या आज पढ़ा है इसमें, सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल थ्योरी, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन। अगर आपका कुछ भी डाउट्स वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।